नमस्कार, मैं डॉक्टर विदित सिंह, आपका मनोचिकित्सक, आपका दोस्त। क्योंकि मैंने साइकाइट्री यानी मनोचिकित्सा की पढ़ाई की है, तो मेरी पढ़ाई के दौरान मैं और भी कई सारे मनोचिकित्सकों के संपर्क में आया। मेरे प्रोफेसर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे बैचमेट्स यानी सहपाठी। तो मुझे ये विचार आया कि क्यों ना मैं आप तक और भी मनोचिकित्सकों और भी साइकाइट्रिस्ट के विचार, उनका ज्ञान आप तक पहुँचाऊँ। इसी के तहत मैं शुरू कर रहा हूँ एक और सीरीज़ साइक कोलैब, जिसमें मैं अन्य मनोचिकित्सकों से कोलैबोरेट करूँगा, उनके साथ मिलकर आपको मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातें बताऊँगा। इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मेरे सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर शिवम गक्खर, जो कि निमहांस बेंगलोर में डी एडिक्शन में सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, यानी डीएम इन डी एडिक्शन। आइए उनसे मुलाकात करें और नशा मुक्ति के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदित सिंह, आपका मनोचिकित्सक, आपका दोस्त। और मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर शिवम गक्खर, मेरे बहुत पुराने, बहुत ही अजीज़ दोस्त। ये भी मेरी तरह ही मनोचिकित्सक है, लेकिन इनकी स्पेशलिटी है खास करके डी एडिक्शन यानी नशा मुक्ति, और ये काम कर रहे हैं निमहांस बेंगलोर में। निमहांस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर, शायद आप जानते होंगे। तो यहाँ पर ये डीएम इन डी एडिक्शन कर रहे हैं। डीएम एक एमडी के बाद सुपर स्पेशलिटी होती है, नशा मुक्ति में ये कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट से हम जानेंगे अबाउट डी एडिक्शन, नशा मुक्ति के बारे में। तो हमारी जनता के लिए, मेरे जो भी दर्शक हैं, मेरे जो भी मरीज़ हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए अगर आप बता पाएँ कि क्यों लोग नशे की लत में फंस जाते हैं, क्यों होता है लोगों को धीरे धीरे करके नशा ऐसा हो जाता है कि वो छोड़ नहीं पाते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं इंग्लिश और हिंदी में, बिल्कुल हम लोग हिंदी और इंग्लिश मिला के ही करेंगे ताकि सबके लिए आसान रहे, बताने की कोशिश करूँगा। हाँ। आपने पूछा कि क्यों लोग लत के शिकार हो जाते हैं और क्यों उससे उबर नहीं पाते हैं। जो मेरा लिमिटेड अनुभव है अभी तक 3-4 साल का, जो मैं स्पेसिफिकली इस फील्ड में ज़्यादा केसेस देख रहा हूँ, वो मेरा खुद का अनुभव भी ओवर द इयर्स काफ़ी चेंज हुआ है टुवर्ड्स एडिक्शन, टुवर्ड्स पीपल विथ एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन। वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। जनरली जो आम जनता है या जो लेमैन पब्लिक है, वो इनको एक बैड बिहेवियर या पुअर मॉरल या पुअर कैरेक्टर या पुअर या फिर किसी का विल पावर की कमी जनरली उसको समझती है और उसको एक खराब आदत के तौर पे देखा जाता है, जो कुछ हद तक समझ में भी आता है कि क्यों ऐसा सोचते हैं। बट अल्टीमेटली हमको ये भी, खासकर पिछले कुछ दशकों से, खासकर 2-3 दशकों से, हमको इतना ज़रूर आइडिया हो गया है थ्रू वॉट एवर रिसर्च या जो भी एविडेंस है कि ये एट द एंड ऑफ द डे एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, जिसके डिटर्मिनेंट्स या जिसके कारण कई हैं, अनेक हैं। न्यूरोबायोलॉजी यानी कि ब्रेन के चेंजेस तो उसमें हैं ही, बट साथ में सोशल डिटर्मिनेंट्स भी हैं, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स भी हैं। काफ़ी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि किस एरिया में क्या नशा ज़्यादा है, कितना इजीली अवेलेबल है। तो वो एक बहुत ब्रॉड एरिया है क्यों एक इंसान लत का शिकार हो जाता है। तो अगर मैं उसको ब्रॉडली में अगर डिवाइड करूं, जो हम बहुत कॉमनली हम भी पढ़ाई जब करते हैं तो हम बायो साइको सोशल मॉडल की हम बात करते हैं, किसी भी एक मेंटल इलनेस की या साइकेट्रिक इलनेस की। तो अगर हम वही यहाँ पे अप्लाई करें तो बायो यानी कि जो बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, या फिर मतलब जो जीन्स हम हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। तो यानी कि किसी के घर में अगर एडिक्शन का रिस्क है या किसी को वो लत है, जैसे मान लीजिए शराब की, तो ऑटोमेटिकली जो उनके बच्चे हैं उनमें भी लत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नशे की लत लगना भी एक अनुवांशिक हो सकता है, बिल्कुल जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक बिल्कुल हो सकता है। और रफली अगर मैं बोलूं तो जेनेटिक जो उसका रिस्क होता है वो 50 से 60% होता है। तो अगर किसी पेरेंट्स के, दोनों अगर पेरेंट्स को अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंस है और उनके 2 बच्चे हैं, आमतः देखा जाता है कि 2 में से एक को एडिक्शन होने का चांस रहेगा। तो इतना ज्यादा जेनेटिकली मतलब वो हेरिटेबल एक कंडीशन है एडिक्शन, तो वो एक हो गया जेनेटिक रिस्क उसका। उसके बाद हम आते हैं हम साइकोलॉजिकल जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो वो इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटी, यानी कि किसी का एक टेम्परामेंट कैसा है, किसी का एक
नेचर कैसा है शुरुआत से, व्यक्तित्व कैसा है, अगर मैं हिंदी में उसको बोलूं तो उसके ऊपर वो काफी हद तक निर्भर करता है। तो जनरली हम जिन लोगों में देखते हैं कि उनको शराब की लत है या किसी और भी पदार्थ की उनको आदत लग चुकी है, तो उनके अंदर ज्यादातर केसेस में मैं तो ये बोलूंगा कि ऑलमोस्ट सारे केसेस में बचपन से लेकर जो उनका डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, और कितना जल्दी वो चालू करते हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेंसी है उस नशे के पदार्थ से, उनका व्यक्तित्व में क्या वो चीजें हैं जो उनको नशे की तरफ लेके जाती हैं। जैसे कि कुछ लोगों को एक नॉवेल्टी सीकिंग की उनके व्यक्तित्व में वो होता है, नई अनुभूतियां लेने का एक नेचर होना उनके अंदर। कोई भी नई चीज होगी उनको बहुत जल्दी एक्साइट करती है वो, और उस डोमेन में नशे भी आ जाते हैं। तो एक वो चीज रहती है कि ये ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है। तो एक नॉवेल्टी सीकिंग उसका एक अंश है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी एक इंसान को उसकी तरफ एटलीस्ट शुरुआत करने की तरफ लेके जाती हैं। साथ में ऑब्वियसली फ्रेंड्स का जो रोल है, जनरली हम जब देखते हैं केसेस को तो पेरेंट्स आके बोलते हैं कि गलत संगति में चला गया इसलिए खराब हो गया, तो उसको हटाते हैं। वो भी बहुत जरूरी है कि पीयर प्रेशर जो होता है, किस हम पीयर सर्कल के साथ हैं, क्या एक्सपोजर है उस पीयर सर्कल को। अगर 6 लोग मेरे दोस्त है तो अगर 3 लोग ड्रग्स का इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, तो फिर मेरे को भी शायद हो सकता है, अगर मेरे में वो वल्नरेबिलिटी है या रिस्क है, तो मैं भी हो सकता है ट्राई करने के लिए मैं भी इच्छुक हो जाऊं। हमको ये भी मालूम है कि अगर हम स्टार्ट जल्दी करते हैं तो एक्चुअली उसके ऊपर लत होने का चांसेस कम उम्र में बढ़ जाता है। मतलब जितनी जल्दी शुरू करते हैं लत लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कभी कभी हमको अगर लोग कॉलेज में या स्कूल्स में बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए, 16, 17, 18, 15 साल के जो उभरते हुए जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग सेशन करना है अबाउट एडिक्शन, तो एक्चुअली एक बहुत कारगर मैसेज जो हम उनको दे सकते हैं, ऑब्वियसली हमारा मैसेज यही होता है कि एनी यूज ऑफ ड्रग या कुछ भी पदार्थ सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बट कभी कभी एक और अच्छा मैसेज ये भी होता है कि आप जितना हो सके आप अपना पहला जो यूज है उसको आप डिले करो, आप जितना हो सके। क्योंकि अगर एक सिंपल मैं आपको रिसर्च बताऊं कि अगर 15 साल से पहले अगर कोई सब्सटेंस को ट्राई करता है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल को या कैनबिस को यानी कि गांजा को, या फिर ओपियोइड को यानी कि अफीम, डोडा, ब्राउन शुगर, इन सबको, स्मैक को, इन सबको, तो उनके चांसेस 25 साल की उम्र में उस पदार्थ के ऊपर एडिक्ट हो जाने के या डिपेंडेंट हो जाने के लत लग जाने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू कि अगर वही इंसान 20 साल की उम्र में उसको ट्राई करे। तो सिर्फ 5 साल डिले में ट्राई करने से भी ब्रेन का मैच्योरेशन हो जाता है। तो आप जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि खासकर कम उम्र में जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, वो भी एक साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो सही गलत को समझने की शक्ति भी उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। तो एक और उस छोटे उम्र में ब्रेन को जो चीज बहुत अच्छी लग गई, हाँ, तो उसका इफेक्ट फिर ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है। और फिर वो और हमको ये भी समझना है कि कुछ समय तक अगर हम एक ही पदार्थ का यूज करते रहें तो वो भी ब्रेन के ऊपर एक विपरीत प्रभाव डालता है। तो फिर ऑटोमेटिकली ब्रेन को उसकी एक चाह होने लग जाती है। अगर वो नहीं रहता है तो ब्रेन को एक विड्रॉल, अलग साइकोलॉजिकल विड्रॉल चालू हो जाता है, फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स तो हो ही जाते हैं, और फिर वो एक इंसान को बार बार प्रेरित करते हैं कि आप फिर से उसकी तरफ जाइए। तो वो एक साइकिल के रूप में तब्दील हो जाता है। और तीसरा बायोसाइकोसोशल में तीसरा हो गया सोशल, यानी कि सोशल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। जैसे कि अगर मेरा हाउसिंग ऐसा है कि ओवर क्राउडिंग है मेरे घर में, या फिर मेरा ऐसा नेबरहुड है जहां पे जनरली लोग अल्कोहल या कोई भी पदार्थ को कंज्यूम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैं भी उसकी तरफ जाने का मेरा जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब वो देखते हैं कि सब तो कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। तो एक तरह से वो एक सामान्य लगने लग जाता है, नॉर्मलाइजेशन हो जाता है कि ये शायद एक नॉर्मल पार्ट है लाइफ का, कि लोग अपना काम करते हैं, शाम में आके अल्कोहल का सेवन करते हैं या कुछ और करते हैं। कम उम्र से बच्चा वो देखने लगता है, तो ऑब्वियसली वो उसको एक नॉर्मल मॉडलिंग बिहेवियर भी हो जाता है। तो अगर मैं मूलतः आपको ब्रॉडली मैं आपको बताऊं ये 3 मुख्य हैं, उनके अंदर काफी चीज हो सकती है। अब ये तीनों चीजें कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में, उसके अलावा लाइफ में क्या स्ट्रेसर्स आए हैं, लाइफ में क्या किसी को गुजरना पड़ा है, उसके ऊपर भी काफी चीजें डिटरमाइन करती हैं। तो ये जिन लोगों में ये तीनों चीजें आपस में जब रिएक्ट करती हैं तो फिर डिटरमाइन होता है कि वो लत होगी या नहीं होगी।
ट्रीटमेंट जो है इसका डेफिनेटली जो है वो पॉसिबल है, बट प्रॉब्लम ये है कि करेक्ट ट्रीटमेंट अगर हम उसको देंगे, इसको हम इस तरह से समझेंगे तो ही हम उसका फिर एक कारगर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ अगर हम ये सोचे कि हम किसी को बस एक कन्फाइंड प्लेस में हम उसको डाल दें, जैसे कि रिहैब सेंटर्स में, मतलब मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बट जनरली मैं जो देखता हूं वो मैं बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ रिहैब सेंटर में जो पेशेंट्स हमारे पास भी यहाँ पे आते हैं, वो काफी उनमें से 2-3 बार रिहैब सेंटर्स में 1-1, 2-2, 3-3 महीना रह के आ चुके होते हैं। और वहां पे रिहैब सेंटर्स में इस समय पे तो ट्रीटमेंट यही है कि बस उनको वहाँ पे रखा जाता है, उनको वहाँ पे कुछ काम करवाया जाता है, बट एक्चुअल ट्रीटमेंट मेडिकेशंस के द्वारा या दवाइयों के द्वारा या फिर काउंसलिंग के द्वारा उस हद तक नहीं दिया जाता है जो शायद उनको दरकार है। तो फिर क्या होता है कि उनको रिलैप्सेस, और एडिक्शन एक ऐसा इलनेस है या उसका नेचर ही इस तरह है कि एक्चुअली बार बार यूज करना या रिलैप्स होना काफ़ी कॉमन है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि एक बार ब्रेन को एक आदत लग गई है खासकर किसी पदार्थ की, तो फिर वो बार बार उसको खींचता है इंसान को अपनी तरफ, और फिर वो उस एक दलदल में से निकलना मुश्किल। हालांकि हम ये सोचते हैं कि ये छोड़ना नहीं चाहता है या ये ऐसा ही है, एक्चुअली वो कई बार एक इंसान उस दौर से गुजरता है कि जब वो छोड़ने की सोचता है वो, बट फिर एक टाइम के बाद वो ब्रेन इतना ओवर पावर करने लग जाता है उसके उस मोटिवेशन को कि फिर वो यूज कंटिन्यू हो जाता है। तो अगर मैं आपको 1 या 2 सिंपल, अगर मैं आपको लाइन में आपको मैं बोलूं कि क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है, बिल्कुल संभव है, बशर्ते हम उसको एक करेक्ट एक माध्यम से हम उसको ट्रीट करें और उसको एक सिर्फ एक कैरेक्टर फ्लॉ या एक मॉरल प्रॉब्लम के बजाय हम उसको एक इलनेस समझें सबसे पहले, और उसके बाद हम क्लाइंट के साथ या पेशेंट के साथ दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग का भी बहुत अहम रोल है, फैमिली सपोर्ट का भी बहुत अहम रोल है। तो ये सारी चीज़ें जब हम एक होलिस्टिक तरीके से या एक कंबाइंड तरीके से मिलाकर चलेंगे तो डेफिनेटली आउटकम्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। जो ट्रीटमेंट के जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आएंगे कि इंसान छोड़ पाएगा कि नहीं, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। जैसा कि कुछ समय पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा देखते हैं कि मरीज़ की फैमिली, मतलब जो व्यक्ति है जिसको नशे की लत लगी हुई है, उसकी फैमिली ने काफ़ी सारा पैसा जुटा कर मरीज़ को लेकर के आए वो लोग ट्रीटमेंट के लिए कि इनकी भाई नशा जो हमको छुड़वानी है, नशे की लत छुड़वानी है। लेकिन वो पैसा पूरा लग गया है और हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया है हर तरीके से, और हॉस्पिटल से निकलने के बाद कुछ ही दिन बाद उसने फिर से शुरू कर दिया, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा तो पूरा पैसा वेस्ट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अचंभा होता है उनको कि भाई ये क्या, तो वही नेचर है उस इलनेस का कि कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए, बहुत सारे कारण हैं जिनको मिला जुला करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, मतलब ये जिंदगी भर के लिए नशा मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो कारण अगर जो है उनके आसपास बने हुए हैं, उनके एनवायरनमेंट में, और जो भी उनकी दिक्कतें थी जिसके चलते हुए जेनेटिक वाली जो चीज़ थी उनके चलते रिलैप्स जो है एक पॉसिबिलिटी हमेशा हमको लेके चलनी पड़ती है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे से समराइज किया है। काफ़ी कॉमनली हम देखते हैं कि जैसा आपने बोला, पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स फिर से जब आते हैं मे बी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, वो यही बोलते हैं कि पहले 15 दिन या 10 दिन सही थे या 1 हफ्ता सही थे, फिर से चालू हो गए, तो वो ट्रीटमेंट का तो फिर फायदा नहीं हुआ, मतलब। तो एक्चुअली अगेन हमको फिर समझना है कि रिलैप्स भी एक या वापस कोई क्यों इंसान उसको यूज कर रहा है उस पदार्थ को कुछ दिन छोड़ने के बाद, हमको वो भी समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो हर इंसान के लिए वो अलग हो सकता है वो कारण। बिल्कुल। और वो जब तक हम इंसान उसी पेशेंट से या उस इंसान से हम समझ के हम उससे नहीं समझेंगे ये चीज़ को, और सिर्फ फैमिली, क्योंकि उनका एक एज अ उनका फैमिली मेम्बर उनको भी काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट या एक निराशा लगती है हाथ उनके कि वापस ये लत में उन जा रहे हैं, इतना हमने पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, ट्रीटमेंट दिलवाया हमने बेस्ट जगह से या दूर लेके आए या जो भी, तो फिर उनको एक निराशा, एक हमको समझना है कि कुछ हद तक वो भी उस चीज़ से गुजर रहे हैं उनके साथ। बट एज अ ट्रीटमेंट प्रोवाइडर या एज अ उनका जो क्लिनिशियन है या हम डॉक्टर हैं, आई थिंक हमको उसी इंसान से हमको बैठ के तसल्ली से समझना चाहिए कि क्या वो कारण था कि आपका फिर वो एक रिलैप्स हो गया, और आप उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर हम यही चीज़ उनको बोलने लग जाएं कि आपने फिर से वही चीज़ कर ली जो पहले कर रहे थे, इसका मतलब आप नहीं छोड़ सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, आपके अंदर वो एक स्ट्रेंथ ही नहीं है,
तो फिर वो एक्चुअली सही फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो जो एक डायरेक्टिव फॉर्म है, यानी कि मैं उसको निर्देशन दे रहा हूँ कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, वो तो आई थिंक फैमिली भी कर ही रही थी काफ़ी समय से, दोस्त भी कर ही रहे थे, शुभचिंतक भी कर ही रहे थे, बट उसने काम नहीं किया ना अभी तक। तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ अगर मैं चीज़ों को बस बता दूं सीधा कि आप ये दिशा पे चलो या आप ये डायरेक्शन पे जाओ, जनरली वो काम नहीं करता है, क्योंकि एडिक्शन उतना सिंपल नहीं है मैनेज सिंपल नहीं है। मेरे मन में एक उदाहरण आया है, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हुआ है रोड पर, उसके पैर की हड्डी टूट गई है, मानते हैं, हॉस्पिटल गए, ऑर्थोपेडिशियन ने उनकी हड्डी जोड़ी, कुछ महीने वो बेड रेस्ट पे रहे, हड्डी जुड़ गई, बिल्कुल, पैसा तो खर्च हुआ ट्रीटमेंट में, अगले ही महीने उन्होंने फिर से गाड़ी चलानी शुरू की, फिर से उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी तो आपने हड्डी जोड़ी थी, ये दोबारा कैसे टूट गई। बिल्कुल, तो उसी तरह की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि उनके मतलब जो मरीज थे जिनका पैर टूटा था, हो सकता है कि उनके मन में कुछ ऐसा हो, उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा हो कि वो थोड़ा जाबाज टाइप के हैं, वो जाकर के मतलब इस तरह से गाड़ी चलाते हैं। तो अगर वो उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उनकी इस टेंडेंसी को कि वो तेज़ गाड़ी चला करके एक्सीडेंट करने की उनकी जो प्रवृत्ति है एक तरह से, बिल्कुल, उनके मन को थोड़ा शांत करने की कोशिश न करें, तो फिर वो बार बार होने के चांसेस होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक काफी अच्छा आपने एक उदाहरण दिया सिंपल तरीके से इस चीज को समझने के लिए। तो एज अ ट्रीटमेंट प्रोवाइडर, या अगर मैं उनका एक डॉक्टर हूं जो मेरी तरफ वो आ रहे हैं अगर ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, तो आई थिंक यही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है समझने का कि हमें ये हमेशा सोचना है कि ये इंसान, पहली बात तो क्यों इसने स्टार्ट किया और क्या कारण रहे होंगे कि स्टार्ट किया, किस उम्र में स्टार्ट किया, और फिर वो कैसे आगे की तरफ प्रोग्रेस हुआ है, और क्या क्या उसने हानि पहुंचाई है अभी तक। और हानि भी कई डोमेन्स में हो सकती है, शरीर का एक प्रॉब्लम हो जाना या डैमेज हो जाना दारू या किसी और पदार्थ के कारण, वो एक चीज़ है, बट रिश्तों में भी कुछ कड़वाहट आ जाती है, काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, अर्निंग कम हो जाती है, आमदनी कम हो जाती है लोगों की। तो ऐसा नहीं है कि उनको ये सब नहीं दिख रहा है, तो हमको ये भी समझना है कि शायद जो एडिक्शन है या जो एक बीमारी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इंसान देख रहा है सब कुछ, बट शायद जूझ रहा है, बट कुछ कर नहीं पा रहा है उसके बारे में, और बार बार उसी दलदल में चला जा रहा है। तो आई थिंक ऐसे लोगों को हमें एक्चुअली शायद थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको साइकोलैब का ये एपिसोड पसंद आया होगा, आपको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि ये जानकारियाँ औरों तक भी पहुँचें आपके माध्यम से। धन्यवाद।